एक सिविल सर्वेंट के पास करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने की पावर है। एक तरफ पॉलिटिशियन का प्रेशर, दूसरी तरफ ब्राइब का ऑफर। फिर भी हजारों ऑफिसर्स रोज ऑनेस्ट रहकर सर्विस करते हैं। क्यों? ये सवाल ही लोक प्रशासन में एथिक्स की असली कहानी है। जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं, एथिकल इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। करोड़ों के जब ऑफर्स आते हैं और फिर उसमें भी ऑनेस्ट बने रहना, यही एथिकल इश्यूज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यही डिसाइड करता है कि गवर्नेंस पब्लिक के लिए है या पर्सनल फायदे के लिए। एमपीए 11, जिसका यूनिट 21 हम लोग आज करने वाले हैं, एथिकल कंसर्न्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे फोकस करता है। पब्लिक एडमिन में हर दिन मोरल चॉइसेस होते हैं उनके पास। एफिशिएंसी वर्सेस फेयरनेस, कि वो एफिशिएंट रहे या फेयर रहे। बॉस लॉयल्टी करें या पब्लिक की ड्यूटी करें। पर्सनल गेन के लिए काम करें या इंटीग्रिटी के लिए काम करें। ये यूनिट एथिक्स की इंपॉर्टेंस, मेजर डिलेमास, एथिकल स्टैंडर्ड्स के सोर्सेज जैसे संविधान, कोड ऑफ कंडक्ट, गांधीयन वैल्यू एक्सेट्रा पर इंडिया में एथिकल गवर्नेंस के चैलेंजेस को कवर करेगा। तो वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम लोग एमपीए 11 का यूनिट 21 करने वाले हैं, एथिकल इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूनिट में हम लोग कवर करेंगे कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या क्या एथिक्स के साथ काम करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन क्या आएगा? एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्लोजली कनेक्ट करता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से। तो स्कोप और फंक्शन ऑफ द स्टेट, जैसे जैसे स्कोप और फंक्शंस एक्सपेंड होते हैं, स्टेट के बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आगे आते हैं और जो सिटीजन्स की लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में एथिकल बिहेवियर बहुत जरूरी हो जाता है। इतने इंपॉर्टेंट उनको डिसीजन लेने हैं और उसमें एथिक्स को बनाए रखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, वैल्यूज हैं, जो उन ऑफिसर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को गाइड करता है कि उनको व्यवहार कैसे करना है, उनको कैसे रहना है। एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रमोट करे, पब्लिक के हित को प्रमोट करे, जस्टिस को प्रमोट करे और फेयरनेस को प्रमोट करे। तो मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो बढ़ गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत बड़े-बड़े रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, चॉइस सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आता है एथिकल बिहेवियर का, जो कि एक मेजर कंसर्न बन गया है। तो अगर पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, करप्शन बढ़ेगी, इनजस्टिस बढ़ेगी। तो इसीलिए एथिकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट रहें। ये यूनिट यूजीसी नेट के लिए, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूपीएससी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक इस यूनिट को देखिए। तो अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पर हमें फोकस करना होगा। व्हाट इज मोरालिटी, मोरली राइट और रॉन्ग इन एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टर्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्शंस लिए जाते हैं, उसमें मोरली क्या गलत है और क्या सही है? कैसे पब्लिक ऑफिशियल्स को बिहेव करना चाहिए जब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब वो अपने अधिकारों को यूज कर रहे होते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो उनके व्यवहार को, उनके डिसीजन मेकिंग को, उनकी वर्किंग को गाइड करे? एथिक इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंटेबल होने चाहिए सोसाइटी के लिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे इंटीग्रिटी से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, ना कि करप्ट ऑफिसर बन जाए, ना कि गलत ऑफिसर बन जाए। तो अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, तो उसके पास पॉलिटिकल प्रेशर होता है,
पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू तो बात तो बाद में आती है, पहले उस पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि उसको ये अप्रूव करना है। ये एक एथिकल इश्यू बन जाता है। एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड लीगैलिटी। बट अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन को एथिकली काम करना है, तो उसके डिसीजंस को फेयरनेस और लीगैलिटी पर काम करना होगा, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर पर। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर पर। तो इसलिए एथिक बहुत जरूरी है एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। एथिक्स का मतलब क्या होता है? रेलेवेंसी क्या है एथिक्स की? एथिक्स ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स की स्टडी को बोलते हैं, ऐसे हमारे वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स जो हैं, नैतिक प्रिंसिपल्स जो हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, जो एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। मतलब हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और फिर भी अगर हम लोग गलत प्रैक्टिसेस की ओर जाते रहेंगे, तो वो एथिक्स नहीं कहलाएंगे। एथिक्स वो होंगे जो हमें एक सही रास्ते पर लेकर जाएं। जब हमें गलत और सही का पता हो, तो हम सही रास्ते पर चले, वही एथिक्स है। इट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के बीच में ये फर्क कर पाता है, और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो एथिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इथोस से आया है, जिसका मतलब होता है करेक्टर या मोरल नेचर। तो एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस। Ethics is concerned with the value that guide individual in making moral decision. एथिक क्या है? उन वैल्यूज के साथ कंसर्न करता है जो एक ह्यूमन को डिसीजन लेने में गाइड करती है, ताकि वो डिसीजन सही लिए जा सके। तो फिलोसफर्स ने हिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट डिस्कस किया है कि एथिक्स और मोरालिटी क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने ही वर्च्यू और मॉरल कैरेक्टर की वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी है। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने ही एक जो हमारे इनर वर्च्यूज होते हैं, गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को, और हमारा मॉरल कैरेक्टर कि हम बिहेवियर कैसे कर रहे हैं, उसको एम्फेसाइज किया है। इमैनुअल कैंट ने इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस। कैंट ने बोला है कि हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या होनी चाहिए, हमें मोरली क्या करना है, हमारी मतलब जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमें क्या करना चाहिए, उस पर इम्पोर्टेंस दी है। जेरेमी और स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला है कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगिता की थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया था, जो बताता है कि एक्शन वो लेने चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस दे, और मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे, मतलब अधिक से अधिक संख्या में लोगों को खुशी दे। ऐसे एक्शन हमें करने चाहिए, ये स्टुअर्ट मिल ने बोला है, और बेंथम ने भी बोला है। तो हमने ये हिस्ट्री के जो एग्जांपल लिए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या क्या बोला है। प्लेटो, एरिस्टोटल ने इनर क्वालिटी और हमारे बिहेवियर के बारे में बात करी है कि इंपॉर्टेंस इनकी होनी चाहिए। कैंट ने बोला है कि हमारी ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस, मतलब हमें काम ऐसे करने चाहिए जो हमें करने ही चाहिए, मतलब हम उसमें गलत रास्ते नहीं अपना सकते। और स्टुअर्ट मिल और बेंथम ने बोला है कि उपयोगिता का सिद्धांत दिया है इन्होंने, कि काम ऐसे करे जिसकी उपयोगिता इतनी हो कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। ये फिलोसफिकल आइडिया जो है वो हमारे एथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एथिक्स का रेलेवेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? एथिक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी करते टाइम, अपने अधिकारों का उपयोग करते टाइम एक गाइडेंस चाहिए होती है, और वो गाइडेंस एथिक्स से मिलती है, कुछ मोरल स्टैंडर्ड से मिलती है। तो जब ऑफिशियल्स अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अथॉरिटी का यूज करते हैं लोगों के लिए,
उनके डिसीजन उन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि पब्लिक को वैल्यू करते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैक्सिमम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो एथिक्स क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे ऑफिशियल हैं वो पब्लिक वैल्यूज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल हैप्पीनेस, पीपल इंटरेस्ट, इन सब के लिए काम करें, तो वो एथिकल वे से काम करें। तो रेलेवेंस क्या है एथिक्स की? फॉर फॉलोइंग पॉइंट से हम समझते हैं। सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। एथिक्स अगर होंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होगा गवर्नमेंट के टूवर्ड्स, ऑफिसर्स के टूवर्ड्स। तो सिटीजन एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब ऑफिशियल्स ऑनेस्ट और फेयर काम करते हैं। करप्शन को से बचाते हैं ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होंगे, वो क्या है? लालच को, ब्राइबरी को, फेवरेटिज्म को, पब्लिक रिसोर्सेज के मिसयूज को, इन सब से बचाते हैं। फेयर और जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एथिक्स इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो डिसीजन मेकिंग में, कि कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए बराबर डिसीजन लिए जाएं। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को यूज करना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपने गेन के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं। एथिक्स जो हैं वो मोरल फाउंडेशन बनाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एथिक्स नहीं होगी तो कोई मोरालिटी नहीं होगा, हर ऑफिसर करप्ट होगा, हर काम रिश्वत देकर होगा, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मोरल रह ही नहीं जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कंसर्न्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एथिकल कंसर्न्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ? ग्रेजुअली हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, एकदम से नहीं होगा कि आज सोचा और कल की कल लागू हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। ग्रेजुअली ओवर द टाइम बहुत साल लगे थे इसको। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज में मेनली फोकस किया जाता था एफिशिएंसी हो, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टेक्निक्स हो, एथिक्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। बट धीरे धीरे एथिक्स पर भी आए, धीरे धीरे ये यूनिट्स भी ऐड होने लगे इसमें। हाउएवर, ये बाद में रियलाइज किया गया कि एफिशिएंसी अकेली काम नहीं आएगी, उसके लिए कुछ एथिकल वैल्यू होंगे तभी तो एफिशिएंसी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मिसयूज नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, तभी एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी आने के लिए एथिक्स बहुत जरूरी है। तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल वैल्यूज को नहीं कंसीडर किया गया था, बट एथिकल क्वेश्चंस हमेशा डिस्कस किए जाते थे। मतलब एक अगर पढ़ाई करवाई जा रही है तो उस फेयर में कुछ एथिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते थे, बट अर्ली डेवलपमेंट तक एथिकल कंसर्न्स को पूरी तरह से यूज नहीं किया गया था। तो बाद में जो बिहेवियरल अप्रोचेस आई पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने सेपरेट फैक्ट्स दिए कि वैल्यू और एम्फे उन्होंने वैल्यूज से भी अलग कुछ फैक्ट्स दिए कि एथिक्स भी होने चाहिए। वैल्यूज क्या थी? कि हम चाहें तो एथिक्स को यूज, मतलब मोरल वैल्यूज को यूज करें, हम नहीं चाहे तो नहीं यूज करें। बट अब ये एक कंपलसरी टॉपिक हो गया है, कंपलसरी क्वालिटी हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स की, कि उनमें एथिक्स होना ही चाहिए। एम्फेसाइज साइंटिफिक एंड एम्पायरिकल एनालिसिस। इन्होंने एम्पायर साइंटिफिक और एम्पायरिकल एनालिसिस पर भी प्रभाव डाला। स्कॉलर्स जैसे हर्बर्ट साइमन ने आर्ग्यू किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस साइंटिफिकली लिए जाने चाहिए, मोरली नहीं। बिहेवियरल अप्रोच ने भी क्या था, पॉलिटिकल साइंस को सेपरेट करना चाहा, वैल्यूज को अलग कर दिया उन्होंने, और साइंटिफिक और एम्पायरिकल एनालिसिस को अलग कर दिया। जैसे हर्बर्ट साइमन ने क्या दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था? कि साइंटिफिकली सारे डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें मोरल वैल्यूज की कोई भी जगह नहीं है। बट बाद में धीरे धीरे एथिकल कंसर्न भी आया पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिलोसफी आई, जिसके बाद से एथिकल
कंसर्न्स का डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने हर्बर्ट साइमन के इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया और आर्ग्यू किया कि वैल्यूज सेपरेट नहीं किए जा सकते एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से मिलकर बना है और लोग मशीनी नहीं हो सकते हैं। लोगों का बिहेवियर मशीनी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए उसमें वैल्यूज को ऐड करना ही पड़ेगा। तो कुछ थिंकर्स जैसे हारोल्ड लास्की ने, फ्रेंडरिच ने, विक्टर थॉम्पसन ने एम्फेसाइज किया कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई। तो 90s और 1960s और 70s के दौरान करप्शन बहुत बढ़ गया था। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन बहुत था, लोग बहुत नाराज थे गवर्नमेंट से। तो इसने रिन्यू किया एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया, एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट बढ़ाया एथिक्स के टुवर्ड्स, ताकि वो लोगों का विश्वास वापस जीत पाए, करप्शन को कम कर पाए। आइडिया ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने इस वैल्यू को पूरी तरह से हाईलाइट किया कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसीलिए एथिकल कंसर्न्स जो था वो सेंट्रल पॉइंट बन गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी का। तो अगर आज की हम बात करते हैं, अगर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 यूनिट है तो एक यूनिट एथिक्स का जरूर होता है, जिसको पढ़कर हमें पता चलता है कि इन लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मेजर कंसर्न का इश पॉइंट बन गया। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स क्या है और इनका एप्लीकेशन कैसे होता है। एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मस्ट बी अंडरस्टैंड विद डिफरेंट कंटेक्स्ट। डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम इसको समझेंगे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। पब्लिक ऑफिशियल आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, वो लोगों के साथ ही काम करते हैं, एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं। उनके एक्शन सोशल होते हैं, उनको लोगों के लिए ही काम करना होता है, लीगल होते हैं और पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स में काम करते हैं वो। तो सम इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, कुछ ऐसे कंटेक्स्ट हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल एक्सपेक्टेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिस्ट्री के कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, हिस्ट्री के कुछ ऐसी केस स्टडीज थी जो उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स होना चाहिए। डिफरेंट सोसाइटी डेवलप हुई, उनके अलग अलग नॉर्म्स थे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, अलग अलग टाइम में वो आई। जैसे एशियंट में ग्रीस और रोम थे, एथिकल वैल्यू क्लोजली लिंक था सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ड्यूटी में। मतलब वहां एथिक्स कितने थे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और ड्यूटी अपनी, ये अपनी ड्यूटी को निभाएं। तो इससे वैल्यूज इनके अंदर कनेक्टेड होनी चाहिए। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे, लीगल वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। तो पहले क्या था, सिर्फ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ग्रीक और रोम बहुत पुराने टाइम कि डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, बहुत पुराना टाइम था। तो वहां था कि पब्लिक की ड्यूटी निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। यहाँ पर वैल्यूज जुड़ी हुई थी, बट आज तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संविधान में जो लिखा हुआ है उन वैल्यूज को भी अपहोल्ड करे साथ में, और पब्लिक इंटरेस्ट को भी साथ लेकर चले। फिर आता है सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल और कल्चरल वैल्यू से। तो सोसाइटी जो चाहती है वैसा ही उनको बिहेवियर करना पड़ेगा। सोशल नॉर्म्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजियस बिलीफ क्या है, कम्युनिटी की उम्मीदें क्या है, यही एक एडमिनिस्ट्रेटर के लुक को, आउटलुक को गाइड करता है, उसको मजबूर करता है कि उसको क्या बिहेव करना पड़ेगा, उसके आइडियाज को शेप करता है ये। जैसे सोसाइटी जो ऑनेस्टी पर एम्फेसाइज करती है, डिसिप्लिन को मानती है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानती है, वो डेवलप एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उन
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, वहाँ ऑनेस्टी दिखेगी, डिसिप्लिन दिखेगा, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी। क्योंकि जैसी सोसाइटी के विचार होते हैं, वैसा ही एडमिनिस्ट्रेटर को अपना बिहेवियर करना पड़ता है। तो ये सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से भी प्रभावित होती हैं। देन आता है लीगल एंड जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट। लीगल फ्रेमवर्क जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटिव के एथिक्स को गाइड करने में। लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स को एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो वो जॉब नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन सबको लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते वक़्त। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जहाँ पर अगर वो लोग अपना ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं। वो भी काउंटेबल हैं उनकी पावर की मिसयूज़ को रोकने के लिए। जैसे एंटी करप्शन लॉ बने हुए हैं, कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, जो कि इनके बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देन आता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप जो है, वो एथिक्स को स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स के नीचे ये लोग काम करते हैं, तो जैसा वो लोग बोलेंगे इनको वैसा ही करना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है इन पर, पार्टी इंटरेस्ट रहते हैं, कौन सी पार्टी सत्ता में है, रूलिंग पार्टी कौन है, उनके बिहेवियर कैसा है, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, इलेक्टोरल कंसिडरेशन क्या है। तो ये क्या है, एथिकल डिलेमा भी बना देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, क्योंकि बाकी सारे कंटेक्स्ट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज हर 5 साल में बदल जाती है, कुछ कभी कभी तो बहुत पहले भी बदल जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, और इनको पता ही नहीं होता कि कौन सी पार्टी क्या चाह रही है, तो इसलिए वो डिलेमा में भी रहते हैं कई कई बार। तो ऐसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस बनाना पड़ता है पॉलिटिकल डिमांड्स विद लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस, कि सरकार क्या चाह मतलब हमारी जो रूलिंग सरकार है वो क्या चाह रही है, हमारे लीगल रूल्स क्या हैं, सोसाइटी क्या चाह रही है, इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाकर भी इनको चलना पड़ता है। तो इसलिए एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है requires adherence to moral principles even under pressure। मतलब प्रेशर में है तब भी वो मोरल प्रिंसिपल्स पर चले, ये उनसे उम्मीद की जाती है। एथिकल इश्यूज क्या है, इंपॉर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स। एथिकल इशू आते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, जहां पर मोरल वैल्यूज कन्फ्लिक्ट करती है लोगों के इंटरेस्ट से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। मतलब जहां पर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि लोग कुछ चाह रहे हैं, सरकार कुछ चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ का प्रेशर कुछ अलग आ रहा है, तो वहां पर ये मोरल वैल्यूज को कैसे फॉलो करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। इस सिचुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेगा, ये ऐसी सिचुएशंस कॉमन है एक ऑफिशियल के लिए, जब उसको डिसीजन बनाने पड़ते हैं, जब पावर जहाँ पर पावर, रिसोर्सेज और पब्लिक वेलफेयर सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस कॉमन है ऐसे ऑफिसर्स के आगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हाईलाइट द नीड ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो जो भी हमारे ऑफिशियल एक्शन लेते हैं वहां पर इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एथिकल गवर्नेंस इंश्योर करती है कि पब्लिक रिसोर्स का यूज बहुत जिम्मेदार तरीके से किया जाएगा, डिसीजन फेयर लिए जाएंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, इम्पार्शियलिटी होगी, करप्शन नहीं होगी, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बिना एथिकल स्टैंडर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, करप्ट हो जाएगा, और जवाबदेह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। Characteristics of ethical issue. Some common characteristics of ethical issue in administrative include, एक तो इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब पर्सनल इंटरेस्ट और ऑफ इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफिशियल डिसीजंस को, मतलब अपने इंटरेस्ट और जो डिमांड करी जा रही है उस इंटरेस्ट में जब कन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन आती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे एन ऑफिशियल अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिलेटिव और फ्रेंड्स,
जब ऑफिशियल इंटरेस्ट को पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं ऑफिशियल डिसीजंस पर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता है। जैसे एक ऑफिसर को कुछ टेंडर्स अप्रूव करने हैं और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को ही रहता है। तो ये एक इशू है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं ऑफिशियल्स, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। करप्शन बढ़ जाती है, वो ब्राइब को एक्सेप्ट करते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करने लग जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, डिसीजन सही से नहीं लेते, काम नहीं करते हैं, एथिकल डिलेमास, सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करना पड़ता है, वैल्यूज, मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट वाली वैल्यूज को चूज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर होगा और पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों में से वो क्या चूज करे। अब सरकार जो कह रही है उसे ऑब्वियस वही करना पड़ेगा, वो लोगों के बारे में नहीं सोच सकता, तो ये एथिकल डिलेमा भी होता है। एग्जाम्पल, एक ऑफिसर को कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल लीडर के थ्रू कि वो एक इलीगल प्रोजेक्ट को पास कर दे। अब ऐसी रिक्वेस्ट को अगर वो रिजेक्ट करता है तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बट अप्रूव करता है तो वो एथिकल प्रिंसिपल्स को तोड़ रहा है। मतलब दोनों ही सिचुएशन में उसके पास डिलेमा है कि वो ये करे या ये करे, वो दोनों ही साइड फंस रहा है। कंक्लूजन क्या है इसका? एथिक फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो एथिक्स उसकी एक बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। एथिकल वैल्यूज इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ परफॉर्म करेगा। एज द रोल ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड, जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल एक्सपेंड हो रहा है, हाई ऑफिशियल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि गुड गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रख सके। तो ये यूनिट खत्म होता है। प्लीज प्लीज पूरा पूरा वीडियो देखा करें, आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहे हैं ये, बट आप हार्डली आधा मिनट 1 मिनट वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें आप कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ यूनिट्स आप बुक से शायद कवर भी ना कर पाए बिना पढ़ाए। उनको इतना डिटेल में कोई पढ़ाने वाला शायद आपको मिलेगा भी नहीं। और आप, अगर मैं इग्नू की बात करूँ तो उनकी इतनी हाई मतलब डिटेल्ड क्लासेस भी नहीं होती हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए। कुछ समझ नहीं आए तो दोबारा बोलिए, क्योंकि आज मैंने यूनिट बहुत लंबा ले लिया। मुझे इतना लंबा यूनिट नहीं लेना चाहिए था, हाफ हाफ इसको भी डिवाइड कर देना चाहिए था। काफी लंबा यूनिट हो गया है, शायद आप लोगों के लिए बोर भी हो जाए, बट स्टिल आप इसको पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।